कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत हारे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 12 के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के डिमांड पर अकाउंटेंसी का मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से समझते चलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पे हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है एमसीक्यू में कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को उसके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। In the absence of a partnership deed, the allowable rate of interest on amount advanced by the partner to the firm will be। दोस्तों क्वेश्चन जो है आप लोग का टॉपिक वाइज यहां पे दे दिया गया, जरूरी नहीं कि सेम डिट्टो क्वेश्चन यही पूछे, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जरूरी इस बात का है कि आप हर एक टॉपिक के अंदर को जो है उसको अच्छे से जाने, क्योंकि घुमा के क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अंदर से पूछा जा सकता है मैं उसको अलग से आप लोग को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, बस आप लोग नोट करते चलिएगा। यहां पे क्वेश्चन जो पूछा गया रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड से पूछा गया। तो अगर आपको रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड याद होगा तो आप आसानी से इसको आंसर को टिक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड याद रखिएगा। साझेदारी संलेख के अभाव में जो नियम है उसको याद रखना है। सबसे पहला, जब रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है दोस्तों, तो ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो इसका 6 प्रमुख बातें हैं जिसको आप लोग को याद रखना है और इसको एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी आए तो आपको लिख देना है। सबसे पहला रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट बी डिवाइडेड इक्वली, लाभ हानि का बंटवारा बराबर किया जाता है। दूसरा नंबर रूल लिख लीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउडेड टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन किसी भी पार्टनर को अलाउ नहीं किया जाएगा। तीसरा रूल नंबर लिखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज बाय द फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है चार्ज नहीं किया जाएगा फर्म के द्वारा। चौथा नंबर पॉइंट लिखिएगा, सैलरी विल नॉट बी गिवन टू एनी पार्टनर, सैलरी भी किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। 5 नंबर पॉइंट लिखिएगा, कमीशन विल नॉट बी गिवन टू एनी पार्टनर, कमीशन भी किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, ये 5 नंबर पॉइंट हुआ। और छठा नंबर जो पॉइंट मैं बताने वाला हूं जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसमें खाली क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट द रेट 6% टू द पार्टनर्स हु इन्वेस्टेड एक्सेस अमाउंट टू द फर्म एज लोन। ठीक है, तो कितना परसेंट के रेट से मिलेगा, आपका 6% वार्षिक ब्याज की दर से। तो आपको यहां पे जो क्वेश्चन पूछा था तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 6% वार्षिक की दर से एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो जो मैंने प्रमुख बातें बताई उसको नोट कर लीजिएगा। जो बच्चे नए आ रहे हैं, अकाउंटेंसी उतना अच्छे से पढ़े भी नहीं है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा, चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग के लिए वीडियोस अपलोड करते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग डिमांड करिएगा तो उस हिसाब से वीडियोस आती रहेगी। साझेदार का फर्म से संबंध होता है, द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। तो देखिए, साझेदार का जो संबंध होता है फर्म से वो कैसे होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पे करेक्ट है। एक ऑनर के रूप में और एक एजेंट के रूप में, स्वामी एवं एजेंट के रूप में जो है आपका संबंध होता है किसका, एक साझेदार का फर्म से। ठीक है, तो यहां पे देखिए स्पेस सब कुछ जो है सटा दिया गया है। तो आपको यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस हिसाब से समझते चलिएगा। हालांकि जो फाइनल में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको त्रुटि कम देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है मैं बताते चाह रहा हूँ, अगर कहीं भी मिस्टेक होगा कुछ लेटर वर्ड्स पे तो आप लोग सुधार लीजिएगा, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा साझेदार का फर्म से संबंध होता है क्या, एक स्वामी एवं एजेंट के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा। यदि साझेदारों के आहरण की तिथि ना दी हुई हो, ठीक है, यदि साझेदारों की आहरण की तिथि ना दी हुई हो तो कितने समय का ब्याज लगाया जाता है। इफ द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर हाउ मच टाइम। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड पूछा है और यहाँ पे डेट स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, तो पूछा है कि कितना रेट से जो है आप लोग चार्ज कीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, कितना महीना के लिए चार्ज कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, इफ डेट ऑफ विथड्रॉ इज नॉट स्पेसिफाई, यदि आहरण की तिथि नहीं दिया हो तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम लोग चार्ज करेंगे अपने मन से। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है निकालना है और ड्राइंग का डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो हम लोग अपने मन से जो है, याद रखिएगा, यदि आहरण की तिथि ना दी हुई हो तो हम लोग अपने मन से 6 महीने का जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है चार्ज करते हैं। तो 6 मंथ कहाँ है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। क्या है, व्हेन, और एक चीज याद रख लीजिएगा, ये तो दिया हुआ था, डेट स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में दे दे कि व्हेन अ फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं डेट, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम अमाउंट, ठीक, और सबसे पहले लिखते हैं महीना का पहला तारीख यानी जनवरी 1, ठीक है, और अमाउंट भी फिक्स रखते हैं, 1000 रखते हैं, ठीक है। फिर फरवरी का पहला तारीख, ठीक है, अमाउंट फिक्स है, अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। इस तरह से अगर हो, क्या क्वेश्चन मैंने कहा, इसको नोट कीजिए पेन एंड पेपर में, व्हेन अ फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टिपिकली कैलकुलेटेड फॉर 6.5 मंथ्स। देखिए 6.5 मंथ्स भी था ऑप्शन बी में, है ना। ये कब 6.5 चार्ज किया जाता है, याद रखिएगा, जब प्रत्येक महीने की शुरुआत में, जब प्रत्येक महीने की शुरुआत, जैसे जनवरी का पहला तारीख, फरवरी का पहला तारीख, मार्च का पहला तारीख, ठीक है, तो याद रखिएगा ये 6.5 कब लगता है, जब प्रत्येक महीने की शुरुआत में एक निश्चित राशि जो है निकाली जाती है, ड्राइंग की जाती है, विथड्रॉ की जाती है, तो जो ड्रॉ करते हैं हम पैसा, जो विथड्रॉ करते हैं, तो उस पर जो है ब्याज की गणना आमतौर पर 6.5 महीने के लिए की जाती है। याद रख लीजिएगा, महीने की पहले तारीख पर अगर निश्चित पैसा, जैसे 1000 हर महीने की पहले तारीख पर निकालते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 6.5 महीने के लिए जो है चार्ज किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और दूसरा रूल भी याद रख लीजिएगा, ये महीने की पहली तारीख का मैंने बता दिया, हो सकता है कि हर महीने की आखिरी तारीख को भी जो है पैसा निकाला जाता हो, तब कितने महीने के लिए हम लोग चार्ज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 31 जनवरी, ठीक है, फिर 28 फरवरी, ठीक है, और पैसा वही सेम रहने देते हैं, हर महीना 1000, हर महीना 1000 है तो 1000, 2000 है तो 2000, अमाउंट में चेंज नहीं होना चाहिए। उस समय का हम बात करें, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्या, जब हर महीने के अंत में, जब हर महीने के क्या अंत में एक निश्चित राशि हम लोग विथड्रॉ करते निकालते हैं, तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है आप कितने महीने के लिए निकालेंगे, 5.5 महीने के लिए जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टिपिकली चार्ज एट 5.5 मंथ्स व्हेन अ फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और अमाउंट क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तब हम लोग कितना चार्ज करेंगे, 5.5। इस चीज को याद रख लीजिएगा। तो तीनों मैंने आप लोग को बता दिया, घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इस सब बातों को नोट करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4, त्याग अनुपात है। हालांकि आप लोग कोई डाउट होगा तो बिल्कुल आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम में जाके, मेरा आईडी जो है नीचे दिया हुआ है, ठीक है। त्याग अनुपात क्या है, तो त्याग अनुपात सैक्रिफाइंग रेशियो, तो सैक्रिफाइंग रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, और सैक्रिफाइंग रेशियो तो बच्चा जानते हैं। सैक्रिफाइंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। एडमिशन चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। कितने बच्चे एडमिशन चैप्टर पढ़े नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर हो तो उसका बेसिक जो है आप लोग को वीडियोस आने वाला है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जो है हम लोग निकालते हैं क्या चीज़ के लिए, सैक्रिफाइंग रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस जो होता है वो क्या होता है, किसी भी कंपनी का वो गुडविल होता है, वो क्या होता है, किसी भी कंपनी का गुडविल होता है, ख्याति होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय द न्यू पार्टनर, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय द न्यू पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो याद रखिएगा, क्या क्वेश्चन पूछा है कि द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय द न्यू पार्टनर, ठीक है। न्यू पार्टनर जब भी कंपनी में आती है तो गुडविल लेकर आती है, किस लिए, गुडविल इसलिए लाती है ताकि उसे जो है उस कंपनी में लाभ में हिस्सा मिल सके, है ना। तो नए साझेदार के द्वारा जो है ख्याति की राशि दी जाती है लाभ में हिस्सा पाने के लिए, क्या चीज के लिए, लाभ में हिस्सा पाने के लिए। लाभ में हिस्सा पाने के लिए नया साझेदार जो के द्वारा जो है ख्याति की राशि दी जाती है प्रीमियम के रूप में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, लाभ में हिस्सा पाने के लिए, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7,
पुनः मूल्यांकन खाता अथवा लाभ हानि समायोजन खाता है। तो पुनः मूल्यांकन खाता अथवा लाभ हानि जो है समायोजन खाता, रेवोल्यूशन अकाउंट जिसको हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, ये किस टाइप के अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट में। तो हम लोग जानते हैं कि जो याद रखिएगा ये जो नॉमिनल अकाउंट में ये आएगा। क्यों आएगा भैया? क्योंकि हम लोग नॉमिनल अकाउंट में पढ़े हैं कि नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू अ कंपनीज रेवेन्यू, एक्सपेंस, लॉसेस एंड गेन्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही है ना। आप लोग क्या बनाते हैं, रेवोल्यूशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, यही काम करते हैं ना। नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू कंपनीज रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स। आय, राजस्व, लाभ, व्यय और हानि से संबंधित खातों को जो हम क्या कहते हैं, नाम मात्र खाता कहा जाता है। तो ये इसी से रिलेटेड है ना, रेवोल्यूशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, रेवोल्यूशन अकाउंट हो जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, या फिर रियलाइजेशन अकाउंट हो, ये कुछ भी पूछे घुमा के तो आपका होगा वो नॉमिनल अकाउंट ही होगा। ठीक है, आप लोग नीचे बताइएगा कमेंट करके कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर आपका पंजाब नेशनल बैंक, ये सब किस टाइप का आपका अकाउंट में आएगा। ऑप्शन यही है आप लोग के लिए। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, ठीक है, तो ये सब किस टाइप के अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट कहेंगे, पर्सनल, नॉमिनल या इनमें से कोई नहीं। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछा गया साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर इन अ फर्म पेमेंट आर मेड फ्रॉम। ठीक है, तो देखो यहाँ होता फॉर्म नहीं, यहाँ पे टू होना चाहिए। तो साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान जो होता है उसके उत्तराधिकार को होता है, उसके उत्तराधिकार के खाते में होता है, एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट में होता है। ठीक है, साझेदार की मृत्यु होने पर उसका जो अंतिम भुगतान होगा उसके जो उत्तराधिकार का खाता होगा उसी में होगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये जो क्वेश्चन है हर साल इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है और जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन जो दिया गया है यही क्वेश्चन सेम पूछे। तो रेशियो कैसे कैलकुलेशन करना है उस पर एक अलग से हो सके तो वीडियोस देखते हैं। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिटेल के साथ वीडियो लेके आऊँ तो नीचे जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, एकदम ईजी कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड जो है 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में जो है लाभों का विभाजन करता है। जेड का जो है मृत्यु हो जाता है, जेड डेथ हो जाता है, तो एक्स और वाई का नया अनुपात क्या होगा, एक्स वाई जेड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। जेड जो है डाई हो जाता है, मर जाता है, तो न्यू रेशियो क्या होगा एक्स और वाई का। ठीक है, तो इसको आसानी से हम सबसे पहले आप लोग क्लास में भी पढ़े हैं कि जब भी अनुपात दिया रहे, ठीक है, तो उसका जो है हर को हमेशा समान करो, हर का हमेशा क्या करो, समान करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स, ये हो गया आपका वाई और ये हो गया आपका जेड। तो एक्स का दिया है 1/2, वाई का दिया है 1/3 और जेड का दिया है 1/6। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, हम लोग नॉर्मली बचपन में भी पढ़े हैं कि क्या सिखाया जाता था कि हमेशा हर बराबर कर दो तो अंश जो है निकल जाएगा। तो यहाँ पे हर को हम लोग क्या करते हैं, पहले बराबर करते हैं। सबसे बड़ा हमको दिख कौन रहा है, आपका 6, तो सबको ही हम लोग 6 करने का कोशिश करते हैं। तो 2 का पहाड़ा में 6 के बार में आएगा 3 बार में, जितना नीचे लिखते हैं उतना ही ऊपर भी लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी अगर 6 करना है तो कितना से 3 को गुना करेंगे 2 से, जितना नीचे लिखते हैं उतना ही ऊपर में लिखते हैं। और ये ऑलरेडी क्या है, 6 है, ये है। अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 3/6, फिर इसको सॉल्व करो, वाई का क्या निकलेगा 2/6 और जेड को सॉल्व करोगे तो 1/6, यानी नीचे वाला क्या हो गया, बराबर हो गया ना, 6/6। तो आपका अनुपात क्या निकला, 3:2:1। क्या निकला, 3:2:1। एक्स का निकला 3, वाई का निकला 2 और जेड का निकला 1, है ना। ठीक, तो मेरा अनुपात जो है क्या निकला, 3:2:1। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का जब हम लोगों ने इसका सॉल्व किया तो निकला 3:2:1, है ना, किसका, एक्स वाई और जेड का। यहाँ कौन डेथ कर जा रहा है, जेड, तो जेड को हटा दो, जेड को रेशियो को भी हटा देते हैं। तो एक्स और वाई का जो है न्यू रेशियो क्या बचा, 3:2। क्या बचा, 3:2। तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है दोस्तों, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। तो देखिए याद रखिएगा, जब कोई साझेदार रिटायर या डेथ करता है तब हम लोग निकालते हैं गेनिंग रेशियो।
कब निकालते हैं? जब कोई साझेदार रिटायर कर जाता है या डेथ कर जाता है तो हम लोग निकालते हैं गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो यहाँ देखते हो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में प्रवेश एडमिशन के समय में बिल्कुल नहीं, एडमिशन के समय में हम लोग जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, ना कि गेनिंग रेशियो। देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, अवकाश ग्रहण करने के समय, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर डेथ भी दिया रहता तो भी वो भी करेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्या पूछा गया? साझेदारी फार्म के विघटन पर खातों का खोना लिख दिया है। ठीक है, तो साझेदारी फार्म के विघटन पर जो है पूछा है, तो साझेदारी फार्म के विघटन पर जो खाता जो है खोला जाता है, तो कैसा खाता खोला जाता है? खोना लिख दिया, खोना लिख दिया यहाँ पे, खोला को। ठीक है, एन अकाउंट इज ओपन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फार्म। तो जब फार्म डिसॉल्व होता है दोस्तों, तो हम लोग क्या बनाते हैं? आपका बनाते हैं वसूली खाता बनाते हैं, रिलेशन अकाउंट बनाते हैं। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ए। ठीक है, जब डिसॉल्व होता है फार्म। ठीक है, विघटन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? 12 नंबर पे, फार्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फार्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। ठीक है, तो देखिए जब साझेदार का विघटन होता है या डिसॉल्व होता है, तब पार्टनर के लोन के लिए जो है हम लोग सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे भी पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं दिया है। ठीक है, तो यानी आपका नॉन ऑफ दिस जो होगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त पूंजी कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज। तो आप लोग पढ़े हुए हैं कि जॉइंट स्टॉक जो कंपनी होता है यह एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा। एंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देख सकते हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोग क्लास 11 में भी याद किए होंगे, तो उससे क्वेश्चन एक पूछा ही जाएगा। तो जरूरी है कि आप लोग एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अच्छे से फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 14, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 फिक्स है कि उसमें आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए एक देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड एज पर। तो याद रखिएगा बैलेंस शीट जो है बनाया जाता है आपका शेड्यूल 3 पार्ट 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिस्कशन किया हुआ है शेड्यूल 3 पार्ट 1 में। तो शेड्यूल 3 पार्ट 1 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, और पार्ट 2 शेड्यूल 3 में जो है बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो ऑप्शन ए दिया जा रहा है, अगर ये बोला जाता तो इसमें अगर पूछा जाता कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस में बनाया जाता है, तो आपका होगा पार्ट 3 शेड्यूल 2। ठीक है, सॉरी पार्ट 2 शेड्यूल 3, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। ठीक है, शेड्यूल 3 पार्ट 2 रिफर टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन भी एग्जाम में पूछ देगा, हमको मालूम है। ठीक है, कि शेड्यूल 3 पार्ट 2 रेफर्स टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस चीज़ को भी याद कर लीजिएगा। हालांकि जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, अनुसूची 3 भाग 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? अदत्त याचना पर अधिकतम ब्याज जो है निकाला जाता है। तो यहाँ पे बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर कैन बी चार्ज मैक्सिमम एट। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर कैन बी चार्ज एट अ मैक्सिमम रेट 10% पर एनम, एट अ मैक्सिमम रेट 10% पर एनम जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर कैन बी चार्ज जो है एट अ मैक्सिमम रेट ऑफ 10% पर एनम। तो यहाँ पे आपका 10% पर एनम जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कॉल इन एरियर पूछा है, अगर कॉल इन एडवांस पूछता तब आपका होता 12%। ठीक है, कॉल इन एरियर पूछा है तो 10%, और कॉल इन एडवांस होता तब होता आपका 12%। इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉल इन एडवांस होता तो होता आपका 12%। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, संचित पूंजी का अर्थ है। ये मैंने क्लास 11 में आप लोग को जब अकाउंट्स का जो मॉडल पेपर था उसमें बताया था कि रिजर्व कैपिटल जो है इसका मतलब क्या होता है। रिजर्व कैपिटल किसी कंपनी का क्या होता है? वह हिस्सा होता है जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए मांगा जाता है या रखा जाता है। जैसे मतलब कंपनी जब खत्म होने वाला रहता है या कोई इमरजेंसीज आ गया या कोई इन्वेस्टमेंट हुआ या विस्तार के लिए। ठीक है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, ये एक तरीका का जो है अनकॉल्ड अप कैपिटल होता है। यानी रिजर्व कैपिटल को
ऐसे नहीं मांगा जाता है, अनकॉल्ड रहता है, ठीक है। खाली विशेष परिस्थिति में जो है या कंपनी के समापन के समय में केवल इसे मांगा जाता है। तो ये क्या है दोस्तों, एक तरीके का अनकॉल्ड अप जो है कैपिटल है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। था पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, इससे क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कंपनी में निश्चित दर से लाभांश किसको दिया जाता है? टू होम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स रेट इन अ कंपनी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, कंपनी में निश्चित दर से जो लाभांश फिक्स रेट से डिविडेंड जो है दिया जाता है, किसको दिया जाता है? पूर्वाधिकारी अंशधारियों को। देखिएगा, जब आप लिखते थे 12% प्रेफरेंस शेयर ऐसे लिखते थे ना, जब उसका न्यूमेरिकल्स बनाते थे हम लोग, ठीक है, अकाउंट्स पे, तो हमेशा देखिएगा परसेंटेज लगा रहता है। तो कंपनी में जो है निश्चित दर से लाभांश फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है पूर्वाधिकार अंशधारियों को, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ ध्यान नहीं देना, आंसर पे ध्यान देना है, ठीक है। ABC को देखिए क्या क्या टाइप हो गया यहाँ पे, ठीक है, क गया और गिया को क कर दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है भावना में। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज। तो 18 का जो है करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे पूछा प्राइवेट कंपनी का पूछा है और वो भी पूछा है मैक्सिमम नंबर। तो याद रखिएगा, जो निजी कंपनी होती है, जो प्राइवेट कंपनी होता है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम होता है, मिनिमम भी याद रख लीजिए, मिनिमम और मैक्सिमम। यहाँ पे हालांकि मैक्सिमम पूछा है, लेकिन हम लोग मिनिमम भी जान लेते हैं। मैक्सिमम मिनिमम कम से कम 2% होना चाहिए और मैक्सिमम में 200% होना चाहिए, ठीक है। एक प्राइवेट कंपनी में जो है आपका अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है कितना होनी चाहिए? 200, ठीक है। अगर मिनिमम पूछता कम से कम तो 2 होता, अगर अधिकतम यहाँ पे पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर सी 200 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर पब्लिक पूछता, पब्लिक का अगर मिनिमम पूछता तो याद रखते हैं पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होना चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है। मैक्सिमम क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। तो क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, इनको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था प्राइवेट कंपनी में जो है मैक्सिमम पूछा है, तो आपका 200 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ऋण पत्र है, डिवेंचर है। तो डिवेंचर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तरीके का लोन सर्टिफिकेट है। डिवेंचर क्या है? एक तरीके का लोन सर्टिफिकेट है, ठीक है। आपका ऑप्शन जो होगा यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋण पत्रधारी होते हैं, तो ऋण पत्रधारी जो होते हैं, डिवेंचर होल्डर जो होते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं क्या होता है। डिवेंचर होल्डर जो होता है एक कंपनी का क्या होता है? लेनदार होता है। कंपनी का क्या होता है? लेनदार होता है। देखिए लेंसर होता है, साइलेंसर लिख देता है इससे अच्छा, ठीक है। हिंदी टाइपिस्ट नहीं है, जिन्होंने टाइप किया वो इंग्लिश को टाइप अच्छे से करे हैं, लेकिन हिंदी टाइपिस्ट नहीं है, ठीक है। गूगल से ये करके ट्रांसलेट करके किया गया होगा। चलिए कोई बात नहीं है, भावनाओं को समझिए, कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे जो डिवेंचर होल्डर होता है वो क्या होता है? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार ऋण पत्र शोधन से पूर्व ऋण पत्र निर्गमन के डैश के बराबर राशि ऋण पत्र शोधन संचय में हस्तांतरित करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में बोला है, ठीक है। एज पर न्यू SBI गाइडलाइन, SBI लाइन्स, एन अमाउंट equal to dash of the debenture issue must be transferred to debenture redemption reserve before redemption begins। तो यहाँ पे कितना परसेंट होगा? जब DRR बोले, ठीक है, तो SBI के नियम के अनुसार DRR में जो है आपका कितना परसेंट डालना होता है? 25% जो है आपका आपका डालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 25% करेक्ट आंसर होगा। लेकिन वहीं अगर डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट पूछा जाता तो कितना परसेंट डालना पड़ता है दोस्तों? 15%, ठीक है। यहाँ DRR बोला है, DRR, तो DRR में होगा 25% और वहीं डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बोलता तो होता आपका 15%। इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25% करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा है देख सकते हैं। वित्त विवरण प्रदर्शित करते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज
तो वित्त विवरण जो है प्रदर्शित करते हैं मौद्रिक सूचना जो है, याद रखिएगा हम लोग को किससे मिलता है, वित्त विवरण से जानकारी मिलता है। मॉनेटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलता है, तो ये करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉनेटरी स्टेटमेंट्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमको जानकारी मिलता है, मौद्रिक जो है आपका सूचना मिलता है वित्तीय विवरण से। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वित्त विश्लेषण के लिए अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाले उपकरण है। द मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोग सबको मालूम है कि यहाँ पे पहला जो दिया गया है, हम लोग किसका बात करें, वित्त विश्लेषण के लिए अधिकांशतः क्या क्या उपयोग करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट के द्वारा भी हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, यूज इसका टूल्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर समान आकार के विवरण कॉमन साइज स्टेटमेंट बना के, लेखांकन अकाउंटिंग रेशियोज के द्वारा भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ जितना भी ऑप्शंस दिया है ये सभी सही है, ऑल ऑफ दिस जो होगा, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशियोज से दिया है, आदर्श शीघ्र अनुपात है, आइडल क्विक रेशियो क्या है, तो क्विक रेशियो से रिलेटेड पूछा है। तो आइडल क्विक रेशियो जो होता है वो होता है दोस्तों आपका 1:1। ठीक है, और आइडल करंट रेशियो पूछता, तो आइडल करंट रेशियो पूछता तो 2:1 होता, ऑप्शन डी तब करेक्ट होता। ठीक है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। तो क्विक रेशियो पूछा, आइडल क्विक रेशियो, तो 1:1। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स जो है आपका डेटर जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, स्टॉक आवर्त अनुपात है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये आप लोग का न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा एग्जाम में फाइनल में, स्टॉक टर्नओवर रेशियो से। तो स्टॉक टर्नओवर जो रेशियो है दोस्तों, ये एक्टिविटी रेशियो के अंदर आता है। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो एक्टिविटी रेशियो जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आ गया फिर से, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मैंने कहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो पूछा है रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है लिखा है कहाँ पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में लिखा होता है। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यहाँ पे। तो देखिए ऑप्शन को इन लोगों ने गड़बड़ किया, ए को 4 जैसा लिख दिया, तो आखिर में ये ए होता, तो 4 यहाँ पे देखने में लग रहा है, ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मद रोकड़ तुल्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंसिडर्ड एज अ कैश इक्विवेलेंट। तो कौन सा आइटम जो कैश इक्विवेलेंट जो है के बराबर है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मद रोकड़ तुल्य के है, तो रोकड़ तुल्य है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह विवरण का कौन सा उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आपका यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे जो होगा दोस्तों, यहाँ पे होना चाहिए पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, इशू ऑफ शेयर नहीं होगा, परचेज ऑफ मशीनरी भी नहीं, यहाँ पे विनियोग का क्रम ये भी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। ठीक है, कैश फ्लो में लोग कैश का बात करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए स्टॉक का नगद जो होगा आपका यहाँ पे क्रय, करेक्ट आंसर होगा, क्रय को लिख दिया है क्रम, क्रय है ये। ठीक है, विनियोग सॉरी यहाँ पे स्टॉक का नगद क्रय, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश एग्जाम्पल है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। पूरा चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 30 नंबर कि नगद बिक्री है, तो कैश सेल्स क्या है, तो नगद बिक्री जो है दोस्तों ये आता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, तो नगद बिक्री है आपका परिचालन क्रिया, नगद बिक्री एग्जाम्पल होगा किसका, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा कैश सेल्स। इस पर भी वीडियो आएगा, टेंशन नहीं लेना, आप लोग बस डिमांड करिए सर कि हमको इस टॉपिक का वीडियोस चाहिए, वो जरूर पूरा करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में अगर भरपूर प्यार और सपोर्ट देखने को मिलता है तो मिनिमम ज़्यादा नहीं 300 स्टूडेंट्स भी इसमें सपोर्ट कर जाते हैं, तो लगातार वीडियोज़ आते रहेंगे अकाउंटेंसी का भी। तो आप लोग आशा करते हैं इकोनॉमिक्स का वीडियोस देख चुके हैं, इंग्लिश कोर का वीडियोस देख चुके हैं, और किस किस सब्जेक्ट का डिमांड करते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया, अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।